हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं एकदम अच्छे से। माय सेल्फ गौरव तोमर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना जो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स फॉर क्लास 12th हिस्ट्री। इससे पहले की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिकली बादशाहनामा, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आज की क्लास में जो हमारे मेन टॉपिक्स है डिस्कशन के लिए, दे आर बेसिकली द इंपीरियल हाउस होल्ड, द इंपीरियल ऑफिशियल्स, रिक्रूटमेंट एंड रैंक, information and empire, provincial administration, the Safavids and Kandahar, the Ottomans, Jesuits at the Mughal court and questioning formal religion। तो ये आपके सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। टुडे वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम शुरू करते हैं द इंपीरियल हाउस होल्ड से। ये बेसिकली बात करेगा कि जो बादशाह का जो घर परिवार था पूरा, वहाँ पर जो थे किस तरह का माहौल था और कैसे कैसे मतलब उसको डिवाइड किया गया था या कौन कौन उसका पार्ट था। द टर्म हरम frequently used to refer the domestic world of the Mughals, कि जो डोमेस्टिक वर्ल्ड था, डोमेस्टिक लाइफ थी मुगल्स की, उसको हरम कहा जाता है। एक पर्शियन टर्म थी हरम, HARAM, उससे आया था, जिसका मतलब होता है सेक्रेट प्लेस यानी पवित्र स्थान। द मुगल हाउस होल्ड कंसिस्टेड ऑफ द एम्परर्स वाइफ्स, concubines, his near and distant relatives, female servants and slaves. Polygamy was widely practiced in Indian subcontinent उस टाइम पर, और स्पेशली among the ruling groups। तो जो मुगल्स थे वो भी जो है पॉलीगैमी को जिस यूज किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। थ्रू द लिंक ऑफ मैरिज एंड द रिलेशनशिप्स, द मुगल वर एबल टू फॉर्म अ वास्ट किंगशिप नेटवर्क दैट लिंक देम टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स एंड हेल्प टू होल्ड अ वास्ट एम्पायर टुगेदर। इसका क्या मतलब है, समझो कि देखिए, हम राजपूत की बात ले लें या बाकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कुछ दूसरी भी डायनेस्टीज की अगर हम बात लेते हैं, तो उन लोगों के लिए जो मैरिज और जो रिलेशनशिप थे, जैसे ट्रीटी भी हम कह सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका था उनका आपस में अच्छे रिलेशन स्टार्ट करने का या अच्छे रिलेशन मेंटेन करने का। तो मैरिज के थ्रू ही जो मुगल्स थे उन्होंने अलग अलग डायनेस्टी से अपने रिश्ते कायम किए, और इसी ने एक्चुअली मुगल्स को इस लायक बनाया कि वो एक बहुत ही बड़ा किनशिप, तो उसमें की एक बड़ा ही फैमिली रिलेशन जो है वो क्रिएट हो गए, जिससे फायदा ये हुआ कि एक्चुअली इट हेल्प देम द मुगल्स टू लिंक देम टू द इम्पोर्टेंट ग्रुप्स, और इसने मदद की जिससे कि वो एक इतना बड़े एम्पायर को एक साथ रख सके, उस पर रूल कर सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द मुगल हाउस होल्ड अ डिस्टिंक्शन वाज मेंटेन्ड बिटवीन वाइफ्स हु केम फ्रॉम द रॉयल फैमिली। जो रॉयल फैमिली से वाइफ आया करती, जो मैट्रिमोनियल लिंक्स की बात कर रहे हैं, अभी पिछली स्लाइड में हम डिस्कस किया था, तो जो वाइफ्स आती थी फ्रॉम द रॉयल फैमिलीज तो उनको बेगम्स कहा जाता था, एंड अदर वाइफ्स आगाज उनको बोला जाता था, दे हु वर नॉट ऑफ नोबल बर्थ। लेकिन अगर हम बोले कि ये जो डिवीजन जो बताया गया, इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ अ वाटर टाइट डिवीजन, इट मीन्स दैट इट वाज पॉसिबल फॉर आगा टू बिकम अ बेगम। ये बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता था, जैसे कि काइंड ऑफ अ लव एंड अफेक्शन ऑफ किंग टुवर्ड्स दैट वाइफ, एंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मदरहुड। तो उससे भी इनका स्टेटस जो है वो अप एंड डाउन होता रहता था, यानी कि आगाज जो थी वो भी जो है बेगम के स्टेटस तक पहुंच सकती थी बिकॉज ऑफ द लव एंड द मदरहुड। After Noor Jahan, Mughal queens and princes began to control significant financial resources। देखिए, जो ये वाइफ्स हुआ करती थी, इन लोगों को एक पेंशन दिया जाती थी मंथली उनके अपने खर्चे निकालने के लिए भी। और जो नूर जहां थी, शी वॉज वाइफ ऑफ जहांगीर। तो नूर जहां के बाद जो था कि उसने धीरे धीरे से फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर जो है अपना कंट्रोल जो है वो पहली फीमेल्स या जो वाइफ्स थी मुगल एम्पर की, उनके कंपैरेटिवली ज्यादा रखना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद से जो भी आने वाली जो प्रिंसेस थी या जो क्वींस थी, उन सब का जो था फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर कंपैरेटिवली ज्यादा अधिकार होना शुरू हो गया था, उनके पास ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस लाइक कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, it actually enabled important women of the Mughal household to commission buildings and gardens। कि अब वो buildings भी बना सकती थी, gardens भी बना सकती थी, because they have control over the this financial resources। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, देयर द बाजार ऑफ चांदनी चौक, ठीक है, जो शाहजहानाबाद की जो बात करें, दिल्ली बेसिकली विच वाज established by शाहजहां, was designed by जहानारा। जहानारा कौन थी? जहानारा was the daughter of शाहजहां। The Humayunama written by Gulbadan Begum। Gulbadan Begum was the daughter of Babur,
and sister of Humayun, you can say. The Humayunama written by Gulbadan Begum gave us a glimpse into the domestic world of the Mughals, कि जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके बारे में हमें हुमायूंनामा जो गुलबदन बेगम ने लिखा था उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब अगर हम बात करें इंपीरियल ऑफिशियल्स की कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था मुगल्स का, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट एंड रैंक की, कि कैसे लोगों को रिक्रूट किया जाता था, किस तरह से उनको रैंक दी जाती थी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रैंक, तो बेसिकली वी नीड टू डिस्कस अबाउट द मनसबदारी सिस्टम। In Mansabdari, there are basically two, you can say, terms are very important, Jat and Sawar, that we will discuss in the coming slide. So, this one important pillar of the Mughal state was its corps of officers, also referred collectively as the nobility. या इसको कई बार ना बुके ऑफ फ्लावर, गुलदस्ते के फॉर्म में भी जो है वो रेफर किया जाता था बुक्स के अंदर भी या मुगल एम्पायर के अंदर। The nobility was recruited from diverse ethnic and religious group, मतलब कि जितने भी इंडिया के अंदर अलग अलग ग्रुप्स थे, जिसमें हम अगर बाहर से बात करें तो ईरानी, तुरानी, राजपूत, नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम्स थे, ठीक, तो बहुत सारे जो ग्रुप्स थे, इंडियन मुस्लिम की अगर हम बात करें वो भी रिक्रूट किए जाते थे, तो बहुत सारे ग्रुप थे। तो जो ऑफिशियल इनका जो पूरा का पूरा ये सिस्टम था, जो ऑफिसर्स थे वो अलग अलग डाइवर्स एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से आते थे। इन अकबर्स इंपीरियल सर्विस तुरानी एंड ईरानी, ठीक है, तुरानी एंड ईरानियन नोबल्स वर प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट लेटर ऑन राजपूत एंड द इंडियन मुस्लिम, जिनको शेख ज़ादा कहा जाता था, दे एंटर इन द इंपीरियल सर्विस फ्रॉम 1560 ऑनवर्ड्स। ईरानी गेन दी हाई ऑफिसर्स अंडर द जहांगीर, बिकॉज जहांगीर की जो वाइफ थी शी वॉज अ ईरानियन, तो उसकी वजह से ईरानीज की जो इंपॉर्टेंस थी जहांगीर के टाइम में बढ़ चुकी थी। औरंगजेब अपॉइंटेड राजपूत टू हाई पोजीशंस एंड अंडर हिम द मराठा अकाउंटेड फॉर अ साइजेबल नंबर विद इन द बॉडी ऑफ ऑफिसर्स। मतलब क्या हुआ कि औरंगजेब के टाइम पर राजपूत जो बहुत हाई पोजीशन तक पहुंचे, और जो मराठा भी थे वो भी एक बहुत ही अच्छे नंबर में जो थे आपके मुगल ऑफिसर्स के उस अंदर आते थे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज हेल्ड रैंक्स, जो भी मैंने बात की थी, जो रैंक की हम बात करें, पहले हम रिक्रूटमेंट की बात की, अब रैंक की बात करें तो हम उसको बोलते थे मनसब, ठीक है। कंप्राइजिंग 2 न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन, ध्यान देना इस बात पर, 2 न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन या 2 टर्म की हम बात करते हैं। एक जात होता था, दूसरा सवार होता था। अब जात क्या था? जात which was an indicator of position in the imperial hierarchy and the salary of the official, and Sawar which indicated the number of the horsemen he was required to maintain in service। मतलब क्या हुआ कि जो जात था, जितना उसका जात रैंक होगा, 500 है, 800 है, 1000 है, 1200 है, 1500 है, वो बताता था कि वो हायरार्की में कितना ऊपर है। जिसका जात रैंक जितना ज्यादा होगा वो उतना ही इंपॉर्टेंट या सीनियर ऑफिसर होगा, एक तरीके से मानिए आप, ठीक है। और साथ के साथ वो उसी रेशो में उसकी सैलरी के बारे में बताती थी, ठीक है। तो देखिए जात क्या बताएगी, उसका जो ऑफिशियल स्टेटस है इंपीरियल हायरार्की के अंदर, उसकी पोजीशन, और साथ के साथ उसकी सैलरी। सवार क्या बताएगा? सवार इंडिकेट करता है कि उसे बदले में किंग के लिए कितने सवार, घुड़सवार, कितनी आर्मी जो है वो सब बनाकर मेंटेन कर कर रखनी है। देखिए सिस्टम इसलिए आता है कि जो जात और सवार था उसमें बदले में जो लैंड ग्रांट भी अगर दे रहे हैं या सैलरी भी दे रहे हैं, जात रैंक भी दे रहे हैं, तो बदले में जो मनसबदार होता था उसको एक पर्टिकुलर आर्मी अपने साथ रखनी पड़ती थी, जिससे वो बाद में राजा के फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट में या लड़ाई में या जो भी हम बात करें युद्ध के अंदर उनकी हेल्प कर सके अपनी आर्मी के साथ। तो इसको मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। फ्यूचर में अगर आप कभी आगे ग्रेजुएशन वगैरह में हिस्ट्री पढ़ते हो तो यू विल रीड लाइक इन कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस मनसबदारी सिस्टम। इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। In the 17th century, mansabdars of 1000 जात और above ranked as nobles। तो 1000 जात से ऊपर का जो रैंक होता था उनको नोबल्स कहा जाता था। The noble participated in military campaigns with their armies and also served as officers of the empire in the province। दोनों काम करते थे। और मिलिट्री कैंपेन पार्ट लेंगे, जैसे हमने बताया कि उनके पास क्या सवार भी होंगे तो वो आर्मी का भी रोल प्ले करेंगे। एंड दे सर्व एज ऑफिसर ऑफ द एम्पायर इन द प्रोविंसेस ऑल्सो। तो ये किस लिए होगा कि जात रैंक के थ्रू उनको ऑफिशियल स्टेटस पता चला, उनको वो जिम्मेदारी भी दी गई है। तो जो मनसबदार थे वो जात और सवार के बेस पर दोनों काम ये किया करते थे, विच वी डिस्कस इन द लास्ट पॉइंट। द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं,
तीन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। पहला मीर बख्शी, पेमेंट जनरल, जो पे मास्टर जनरल हुआ करता था। ही स्टूड इन द ओपन कोर्ट ऑन द राइट ऑफ द एम्परर एंड प्रेजेंटेड ऑल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, कि जो भी आदमी को अपॉइंट करना है, प्रमोशन देना है, वो उसके जो था उनको प्रेजेंट किया करता था। देखिए, जो हम ये मनसब की बात कर रहे हैं या जात सवारी या रिक्रूटमेंट की बात करें, तो रिक्रूटमेंट क्या होता था, कई बार प्रमोशन उसके थ्रू भी होता था, कि रेफरेंस जिसको हम आज के टाइम में बोलते हैं, कि भैया ठीक है, किसी ने एक लेटर दिया कि ये जो आदमी है ये रिक्रूटमेंट चाहता है, ये बट जो आपका मुगल एम्पायर है उसके अंदर काम करना चाहता है, तो इस तरीके से रेफरेंस के थ्रू भी जो है अपॉइंटमेंट हुआ करता था। सेकंड वाज दीवाने आला। दीवाने आला वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, आप सब समझते हैं फाइनेंस मिनिस्टर क्या होता है। देन सदर सुदूर। सदर सुदूर वाज द मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स और मदद माश। मदद माश क्या था, जो लैंड ग्रांट्स होती थी, चाहे वो हम किसी मनसबदार को दे रहे हैं मुगल एम्पायर या किसी को डोनेशन दे रहा है, तो वो जो सारा रिकॉर्ड था उसके बारे में जो था, जो ख्याल रखता था, दैट वाज सदर उस सुदूर। एंड ही वाज आल्सो एट द सेम टाइम ही वाज इन चार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस। जो लोकल जजेस थे उनको हम बोलते थे काजी, तो वो काजी के अपॉइंटमेंट में भी इन्वॉल्वमेंट था सदर सुदूर का, और मदद माश का भी अकाउंट पूरा अपने पास रखा करते थे। नोबल्स वर ड्यूटी बाउंड टू अपीयर ट्वाइस डेली, मतलब कि 2 बार जो है वो एम्परर के सामने उपस्थित होंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, टू एक्सप्रेस सबमिशन टू द एम्परर इन द पब्लिक ऑडियंस हॉल, कि भाई वो एम्परर के अधीन है, वो 2 बार जो है एम्परर के पास आया करते थे हाजिरी लगाने के लिए। They shared the responsibility of guarding the emperor and his household round the clock, कि भाई उसका जो है कि जो एम्परर की फैमिली है 24/7 उसकी सेफ्टी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपस में वो लोग शेयर किया करते थे, जो नोबल्स थे और बाकी जो सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन में। अभी हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड द एम्पायर। अब इंफॉर्मेशन एंड द एम्पायर जो बात करेगा वो बात करेगा जो एम्पायर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कन्वे करनी है राजा को, एम्परर को, या कहीं और से उसके पास इंफॉर्मेशन आनी है, तो वो कैसे किया जाता था, उसको उसका क्या प्रोसेस था, या एट द सेम टाइम कि व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट, तो उसका भी जो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो उसमें हम इस सब की बात करेंगे। इसे बेसिकली हम एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट मान सकते हैं। इसमें भी हम अलग अलग मिनिस्टर्स की या अलग अलग लोगों की बात करेंगे जिनके पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। The keeping of exact and detailed record was a major concern of the Mughal administration. पूरा जो डिटेल रिकॉर्ड होगा, एग्जैक्ट होगा, उनका मेजर कंसर्न आता था, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। The मीर बख्शी supervised the corps of court writers, जिनको वाकिया नाविस कहा करते थे, who recorded all applications and documents presented to the court and all imperial orders, कि राजा ने कब क्या ऑर्डर निकाला, कब क्या इसको फरमान बोलते थे, तो उन सबको पूरी तरह से जो है वो रिकॉर्ड किया करते थे, मेंटेन किया करते थे। इन एडिशन एजेंट, वकील ऑफ नोबल्स एंड रीजनल रूलर्स, जो रीजनल रूलर हुआ करते, नोबल्स हुआ करते थे, उनके भी एजेंट जो है वो दरबार में हुआ करते थे, और वो भी जो है रिकॉर्ड करते थे जो कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग हुआ करती थी, और उसको हेडिंग दिया जाता था न्यूज फ्रॉम द एग्जेक्टिव कोर्ट, अखबारत ए दरबार मौला, विद द डेट एंड टाइम ऑफ द कोर्ट सेशन, जिनको हम हिंदी में पहर भी बोलते हैं। तो जो टाइम पर जो भी डेट है जिस कोर्ट सेशन में ये हो रहा है, तो सारे रिकॉर्ड जो है वो रखा करते थे। द अखबारत contained all kinds of information such as attendance at the court, grant of officers and titles, diplomatic missions, present received, और the inquiries made by the emperor about the health of an officer। तो जितनी भी सारी ये चीजें हुआ करती थी, अखबारत जो हम बात कर रहे हैं, इसे आप आज के टाइम के न्यूज़पेपर की तरह समझ सकते हैं। तो उसमें पूरी डिटेल जो है इंफॉर्मेशन रहा करती थी सारी की, कोर्ट के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो किसी को ग्रांट दी जा रही है, कौन आ रहा है, किसकी अटेंडेंस कंप्लीट अटेंडेंस की फॉर्म में कौन उपस्थित है, कौन नहीं है, ठीक। तो डिप्लोमेटिक मिशन अगर भेज रहे हैं किसी दूसरी डायनेस्टी के पास, चाहे सफाविद है, ओटोमन्स है, या कोई भी है, तो सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखा जाता था। दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ द किंग्स एंड नोबल्स। यस, ऑब्वियसली ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अबाउट किंग एंड नोबल। न्यूज रिपोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रीजन अंडर मुगल्स रूल बाय इंपीरियल पोस्ट, कि कितना भी जो दूर से जो भी खबर है, मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक जो है वो एम्परर तक खबर पहुंच जाएगा।
आगे हम बात कर लेते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। जी हाँ, अभी भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अब हम प्रोविंशियल की बात कर लेते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर, ठीक है, जिसको हम सूबेदार बोलते थे, हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्परर, के गवर्नर हुआ करता था और वो जो है जिसको सूबेदार कहा जाता था, वो डायरेक्ट जो अपनी रिपोर्ट्स थी वो रिपोर्ट जो है डायरेक्ट एम्परर को दिया करता, प्रोविंस का हेड हुआ करता था। जैसे हम सूबा की भी कह देते हैं, जो प्रोविंस है या स्टेट है या सूबा है। फिर सूबा जो था उसको डिवाइड किया जाता था फर्दर सरकार में, ठीक है, और सरकार जो थी इट कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ फौजदार। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक आफ्टर एट द लेवल ऑफ परगना। परगना जो था वो जो सरकार की हम बात कर रहे हैं, देखो सूबे को डिवाइड किया सरकार में, फिर सरकार को डिवाइड किया जा रहा है आगे परगना के अंदर, ठीक है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक आफ्टर एट द लेवल ऑफ द परगना सब डिस्ट्रिक्ट बाय 3 सेमी हेरिडिटरी ऑफिसर्स। कानून को क्या काम करता था, कानून को का काम होता था, ही वाज अ कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। उसके बाद होते थे चौधरी वाज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड द काजी। अभी काजी हमने देखा, काजी कौन था, ही वाज बेसिकली लाइक जस्टिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो न्याय दिया करते थे, तो वो काजी हुआ करते थे। Each department of administration maintained a large support staff of clerks, accountants, auditors, messengers, etc. तो ये सब मिलकर जो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख क्या करते थे, उसको चलाया करते थे। अब बात करेंगे हम सफाविद और कांधार की। सफाविद कौन? देखिए कांधार जो है वो हमेशा से ही एक बून ऑफ टेंशन रहा है बिटवीन सफाविद एंड दी मुगल्स। तो सफाविद कौन थे? बेटा अगर हम सफाविद डायनेस्टी की बात करते हैं तो सफाविद एक्चुअली रूल फ्रॉम 1501 टू 722। बाद में थोड़ा सा उन्होंने रीस्टोर भी किया था 1729 से 1736 तक, ठीक है। बट और जो आज के टाइम में बात करेगी जो मॉडर्न डे, बहुत बड़ा एम्पायर था, और मॉडर्न डे का ईरान, अजरबैजान रिपब्लिक है, बहरीन है, अर्मेनिया है, ईस्टर्न जॉर्जिया, ये बहुत सारे, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान और थोड़ा सा पार्ट टर्की, सीरिया और पाकिस्तान का भी, ये पूरा सब मिला के जो है सफाविद एम्पायर के अंदर बहुत बड़ा एम्पायर था। अब सफाविद जो कांधार और काबुल था ना, जो इंडिया के हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। हमने पिछले पार्ट के अंदर भी पढ़ा था कि उसको कंट्रोल करने के लिए या वहां से भी कोई इंडिया के अंदर घुस ना जाए या मुगल अथॉरिटी को रूल ना करे, चैलेंज ना करे उनके रूल को, तो इसके लिए लाहौर में 13 साल तक कैपिटल जो है अकबर ने बनाई थी और खुद वहां पर जो है पूरी अच्छे से वॉच रखा था। तो ऑल कॉन्करर्स हु sought to make their way into the Indian subcontinent had to cross the Hindu Kush to have access to North India। हिंदू कुश जो है आपका अफगानिस्तान तजाकिस्तान के अंदर फैला हुआ हिंदू कुश माउंटेन्स। A constant aim of Mughal policy was to ward off this potential danger by controlling strategic outposts, notably Kabul and कांधार। तो उस पर कंट्रोल करके रखना चाहते थे ताकि कोई भी इंडिया के अंदर एंटर ना कर सके। कांधार वाज अ बून ऑफ कंटेंशन बिटवीन सफाविद एंड मुगल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या उस पर अपना जो अधिकार जो आप कह सकते हो या उस पर कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे। वाइल द सफाविद कोर्ट रिटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द मुगल, डिप्लोमेटिक रिलेशन तो उनके थे मुगल्स के साथ, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना कांधार से क्लेम नहीं छोड़ा। In 1613, Jahangir sent a diplomatic envoy to court of the Shah Abbas to plead the Mughal case of like retaining Kandahar, जो सफाविद रूलर था, लेकिन वो मिशन फेल हो गया। उसका कहना था, शाह जो भेजा था मतलब जहांगीर ने, उसका कहना था कि भाई शाह अब्बास से कि आप जो है कांधार जो है हमें दे दो और हमारा ही उस पर कंट्रोल रहने दो, लेकिन ये मिशन फेल हो गया था। इसके बाद इन दी विंटर ऑफ 1622 a Persian army attacked Kandahar and the Mughals had to surrender the fortress and the city to Safavids। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं ऑटोमन एम्पायर की। अब ऑटोमन्स कौन थे? ऑटोमन भी अपने टाइम पे एक बड़ा एम्पायर था, ठीक। अब उसके अंदर जो पार्ट था वो आप मानिए कि साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्टर्न एशिया और साथ के साथ कुछ पार्ट जो है नॉर्दर्न अफ्रीका का भी पार्ट जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल एंड द ऑटोमन वाज मार्क्ड बाय फ्री मूवमेंट ऑफ फॉर मर्चेंट एंड पिलग्रिम्स इन द टेरिटरी अंडर द ऑटोमन कंट्रोल। जो हम पिलग्रिम्स की बात कर रहे हैं रिलीजियस पर्पज से, तो वो मक्का और मदीना की बात करते हैं। दिस वाज स्पेशली ट्रू फॉर हिजाज, दैट पार्ट ऑफ ऑटोमन अरेबिया वेयर द मक्का एंड मदीना वर लोकेटेड। However, when औरंगजेब discovered the case of misappropriation of the funds, जो है औरंगजेब जो है मुगल जो है वो एक फंड या डोनेशन की तरह से आप कह सकते हैं कि वो अरेबिया को या मक्का मदीना के लिए भेजा करते थे। तो जब औरंगजेब को ये पता चला कि उसमें मिस अप्रोप्रिएशन है या करप्शन है या उसका मिसयूज हो रहा है, तो उसने कहा कि अब जो है ये बंद कर दिया जाए
ठीक, और कहा कि अब हमें जो है इंडिया के अंदर ही हम इस डोनेशन को या फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको ही थॉट वाज लाइक वाज अ मच अ हाउस ऑफ गॉड एज मक्का, कि इंडिया भी जो है वो मक्का की तरह एक पवित्र धार्मिक स्थान है, तो हम उस पैसे को जो है मक्का ना भेज के हिंदुस्तान में खर्च कर सकते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं जीसुइट्स एट द मुगल कोर्ट्स। अब ये कौन थे? इट वाज बेसिकली ए सोसाइटी ऑफ जीसस। जो लोग बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरीज थे, हु वांट टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनको जेसुइट्स कहा जाता था। द जेसुइट्स अकाउंट्स आर द अर्लीस्ट इंप्रेशन ऑफ द मुगल कोर्ट एवर रिकॉर्डेड बाय यूरोपियन राइटर्स। सबसे पहले इन्हीं लोगों ने जो है मुगल कोर्ट्स के बारे में जो है रिकॉर्ड्स लिखे हैं। पोर्चुगीज मर्चेंट एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग स्टेशन इन कोस्टल सिटीज ऑफ इंडिया, कि वहाँ पर जो है जैसे हम जानते हैं कि वास्को डी गामा भी आया, उसके बाद में उसके अलावा ब्रिटिश भी यहाँ पर आए, डच भी आए, सब लोग आए, तो उसमें पोर्चुगीज जो ग्रुप था वो सबसे पहले आने वाला था इंडिया के अंदर। जो पोर्चुगीज किंग था, he was interested in the propagation of Christianity with the help of the missionaries of the Society of Jesus, जिसको हम बोलते हैं जेसुइट्स। तो उनकी मदद से वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। एंड एट द सेम टाइम अकबर वाज क्यूरियस अबाउट द क्रिश्चियनिटी and dispatched an embassy to Goa to invite Jesuit priests. The first Jesuit mission reached the Mughal court at Fatehpur Sikri in 1580. उसके बाद जो है दो और मिशन जो थे वो आए थे मुगल कोर्ट के अंदर लाहौर में 1591 1595, और अकबर ने जो है काफी अच्छे से उनको ग्रीट किया था। दे वर ऑल्सो वेरी मच इम्प्रेस्ड। ये अभी हम देखेंगे इबादत खाना की जब बात करेंगे, इसी में हम इबादत खाना की बात करते हैं। क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। Akbar quest for religious knowledge led to interfaith debate in the इबादत खाना। इबादत खाना भी आप कह सकते हैं एक तरह से एक जगह थी, ग्रुप था लोगों का, जहां वो लोग जो है रिलीजियस टॉपिक्स पर या अपने अपने धर्म के बारे में मतलब एक तरह से वाद विवाद किया करते थे। अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज लेड टू इंटरफेथ डिबेट इन द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी बिटवीन लर्न मुस्लिम्स, Hindus, Jains, Parsis and Christians. The Jesuit mission interpreted the emperor's open interest in the doctrine of Christianity as sign of his acceptance to their faith। मतलब कि वो जितना इंटरेस्ट जो था अकबर का क्रिश्चियनिटी के अंदर, तो उन्होंने उसको इस तौर पर लिया कि अकबर ने जो हमारा धर्म है या हमारी जो जितनी विचारधारा है उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने बाद में उसको इस तरह से भी प्रदर्शित करने की कोशिश की कि अकबर जो है वो शायद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना भी चाहते थे। ठीक, ये उनकी इंटरप्रिटेशन थी। अकबर्स रिलीजियस व्यूज मैच्योर एज ही क्वेरीड अबाउट द स्कॉलर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स एंड द सेक्ट्स एंड गैदर नॉलेज अबाउट देयर डॉक्ट्राइन। He moved away from the orthodox Islamic ways of understanding religion towards a self-conceived eclectic form of divine worship focused on light and the sun। उससे थोड़ा जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक तरीका था उससे थोड़ा अलग होकर उसने अपना एक तरीका अपनाया। एंड ही बेसिकली हिज वर्शिप वाज बेसिकली फोकस्ड ऑन लाइट एंड द सन। ये क्यों था? ये हम डिवाइन लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट शुरू में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये डिवाइन लाइट का कॉन्सेप्ट आया क्यों था? क्योंकि अकबर को लगता था कि इन दिस अ डिवाइनली इंस्पायर्ड इंडिविजुअल हैज सुप्रीम सोवरेनिटी ओवर हिज पीपल एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज एनिमीज। कि इस तरह से इसकी पूजा करने के बाद या लाइट और सन का जिस पर आप कह सकते हैं कि छत्र छाया होगी, या डिवाइनली इंस्पायर्ड इंडिविजुअल जो इससे इंस्पायर जो भी इंडिविजुअल होगा उसकी सुप्रीम सोवरेनिटी होगी अपने लोगों पर, संप्रभुता होगी, उनमें सबसे बड़ा होगा, और जो साथ के साथ कंप्लीट कंट्रोल होगा अपने एनिमीज के ऊपर भी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और एनसीईआरटी को भी रेफर कीजिए इसको और फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। और एट द सेम टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है जस्ट फील फ्री टू आस्क। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है, गो थ्रू द वीडियो। जस्ट खुश रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।